बहुत नुकसान हुआ है। चोर सीसीटीवी कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी जगन्नाथ रेड्डी जिला। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरोना मैनेजमेंट में बुरी तरह से फेल होने के बाद अब अपनी जनता का दमन करने में जुटे हैं। बीजिंग, संघाई और वुहान जैसे शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शी जिनपिंग की सरकार इसे कुचलने पर आमादा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके कोरोना को लेकर लिए गए एक्शन से शी जिनपिंग को सख्त सीखने की जरूरत है। चीन की राजनीतिक राजधानी बीजिंग और चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई, एक चीन के उत्तर में और दूसरा चीन के दक्षिण में, एक दूसरे से 1214 किलोमीटर दूर, दोनों उबल रहे हैं। जोश हाई है। तीसरी बार राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग का नहीं, 3 दिनों से चीन की जनता का शी जिनपिंग के सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन सरकार की बेहद कड़ी जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में हो रहा है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे और आजादी के नारों से सड़कें गूंज रही हैं। सैकड़ों लोग लियांगमा नदी के तट पर जमा हुए, जिनमें से कई के हाथों में कोरे सफेद कागज थे। इसे सेंसरशिप के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध माना जाता है। कुछ लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और उमकी में आग में मारे गए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई और उमकी के अपार्टमेंट में लगी आग में 10 लोगों की भयानक मौत हो गई। नागरिकों का मानना है कि मौतें सिर्फ सख्त लॉकडाउन के कारण हुई है, क्योंकि उन तक वक्त पर इमरजेंसी सर्विस नहीं पहुंच पाई। स्टेट मीडिया कह रही है कि जो जलकर मर गए उनके हाथ जीरो कोविड पॉलिसी से नहीं बंधे थे। विरोध प्रदर्शन करने वालों का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, नहीं चलेगी चीन में सिर्फ एक पार्टी वाली सरकार। The biggest challenge facing science may be a vaccine for COVID pandemic. However, this is a challenge for now. यही वो शख्सियत समझ में आती है। कोरोना महामारी के खिलाफ उसके फैसले समझ में आते हैं। लॉकडाउन पर हिंदुस्तान की पॉलिसी समझ में आती है। दुनिया की टॉप मेडिकल फैसिलिटीज, अस्पताल वाले अमेरिका और यूरोप के देशों में जब कोरोना मानव बलि ले रही थी, तब भी हिंदुस्तान में कोरोना एक लेवल तक कंट्रोल ही रहा। अमेरिका में 11 लाख लोग कोरोना की भेंट चढ़े। हिंदुस्तान में 5,30,000 लोगों की मौत हुई। भारत ने कोरोना वैक्सीन लगाने में इतिहास रच दिया। अब तक 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। आखिरी लॉकडाउन के बाद अब तक हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इससे निपटने के तरीके में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नतीजा सामने है। 28 नवंबर को भारत में कोरोना के सिर्फ 6,348 एक्टिव केस सामने आए हैं, जबकि चीन में अब एक्टिव केस का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। चीन में एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर लॉकडाउन लगाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। चीन की जनता लॉकडाउन कानून को क्रूर कानून मान रही है। चीन में 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 मामले सामने आए हैं। 24 नवंबर को 31,454 नए केस मिले थे। 26 अक्टूबर को 35,183 नए मामले सामने आए थे।
चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन की चिंगारी दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री से निकलकर चीन के बाकी हिस्सों में पहुंच गई है। दक्षिण चीन के ग्वांगझाऊ शहर में लॉकडाउन तोड़कर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और शून्य कोविड पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। चीन में लॉकडाउन कानून से जनता इतनी उकता चुकी है कि प्रदर्शन में नारे लग रहे हैं। हम सभी झिंजियांग के लोग हैं, चीनी लोग आगे बढ़ो, लॉन्ग लिव द पीपल। बीजिंग और शंघाई ही नहीं, चीन के 8 शहरों में जनता शी जिनपिंग के कोरोना वाले कानून से तत्काल मुक्ति चाहती है। हमें न्यूक्लिक एसिड परीक्षण नहीं, खाना चाहिए। शी जिनपिंग कोरोना पर घर बाहर दोनों जगह एक्सपोज हो चुके हैं। चीन में संग्राम मचा है। शी जिनपिंग के इस्तीफे की आवाज शहर शहर से उठ रही है। शी जिनपिंग की सरकार कोरोना काल में बहुत बदनाम हुई और अब भी हो रही है। चीन का बीजिंग, शंघाई और वुहान की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उसे लॉकडाउन के काले कानून से आजादी चाहिए। उसे शी जिनपिंग के कोरोना को टैकल करने की नीति से सख्त ऐतराज है और अपनी आवाज को दबाए जाने से बेहद व्यथित। चीन ही नहीं, चीन के बाहर भी शी जिनपिंग को तुरंत सत्ता से बाहर होने की जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। शी जिनपिंग के कठोर कानून के खिलाफ अमेरिका में नारे लग रहे हैं। ब्रिटेन में भी चाइनीज दूतावास के बाहर नारे लग रहे हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो 1989 के तियानमेन स्क्वायर की याद दिला रहे हैं, जब जनता अपने मौलिक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरी थी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उनके हक मांगने की आजादी को बूटों तले रौंद दिया था। चीन का इतिहास लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का रहा है। हांगकांग की आजादी के प्रश्न पर भी शी जिनपिंग ने यही किया। क्रूरता से आंदोलन को दबा दिया और अब जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के साथ भी निर्मम सलूक किया जा रहा है। असल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि चीन में एक पार्टी का राज चलता है। चीन में शी जिनपिंग की अकेली की सत्ता चलती है। चीन में नागरिकों के अधिकार ना के बराबर हैं, जबकि नरेंद्र मोदी एक प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां संविधान का राज चलता है। जनता अपने अधिकारों का जश्न मनाती है। चीन में विरोध को बंदूक का निशाना बना दिया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में कोरोना महामारी, नागरिकता संशोधन कानून और कृषि संशोधन कानून के खिलाफ भी उठी आवाजों को पूरी शिद्दत के साथ न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उसका हल निकालने की कोशिश भी होती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया, लेकिन ना तो विरोध प्रदर्शन हुए, ना ही लोग सड़क पर उतरे। सब शांति से संपन्न हो गया। मोदी सरकार ने निर्णय लेने और तत्काल उसे लागू करने की जो नीति अपनाई, उसने साबित किया है कि सरकार एक बाल से चलती है, डिक्टेटरशिप वाले एक्ट से नहीं, जैसा कि चीन में चल रही है। चीन सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, इसलिए वो अर्थव्यवस्था की बिना चिंता किए जीरो कोविड नीति पर चल रही है। चीन में आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमण से अब तक 5200 से कुछ ज्यादा लोग मरे हैं। चीन के अधिकारियों ने कहा है कि अगर जीरो कोविड नीति नहीं अपनाई गई होती तो देश में उसी तरह लाखों मौतें हुई होती जैसा अमेरिका जैसे देशों में हुआ। कोरोना वाली पाबंदियों से परेशान जनता पहली बार सड़क पर नहीं उतरी है, लेकिन जब भी उतरी है, शी जिनपिंग की सेना ने उसका मुंह बंद कर दिया है। कोरोना जब अपने प्रचंड प्रभाव में था, तब शी जिनपिंग को इंटरनेशनल आरोपों का सामना भी करना पड़ा था। वुहान से कोरोना की शुरुआत, कोरोना की शुरुआती जानकारी छुपाने का आरोप, कोरोना की जांच और रिसर्च में असहयोग का आरोप। कोरोना की चर्चा जब भी हुई, शी जिनपिंग का नाम आता रहा और शायद आता रहेगा, लेकिन गलत वजहों से। वहीं एक सच यह है कि कोरोना को कुचलने वालों में से एक नाम अच्छे कारणों की वजह से जो चर्चा में है और रहेगा, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो अपने डॉक्टर, अस्पताल, कर्मचारी और लोगों पर भरोसा करते हैं, अंत में जीत उसी की होती है। देश की जनता को शी जिनपिंग की तरह हाँकने की नीति का नतीजा होता है विद्रोह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह एक्शन का रिजल्ट होता है महामारी से लड़कर जीतना। चीन की जनता खामोखा सड़क पर नहीं उतरी है। लॉकडाउन का चीन के कारोबार पर लगातार असर हो रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में 20% योगदान देने वाले क्षेत्र इस वक्त भी लॉकडाउन या सख्त पाबंदियों से गुजर रहे हैं
उसके केंद्रीय बैंक भी अगले साल चीन की ग्रोथ को 4.3% से घटाकर 4% आंक रहे हैं। ग्रोथ घटने की सबसे बड़ी वजह मुख्य कारोबारी हब शंघाई में 2 अप्रैल से लागू 2 महीने का लॉकडाउन को बताया जा रहा है। शी जिनपिंग इस वक्त चीन के सबसे पावरफुल पर्सन बन बैठे हैं और जग जाहिर है कि चीन की विस्तारवादी नीतियां शी जिनपिंग को भी बेचैन करती हैं। मसलन शी को ताइवान चाहिए, शी को दक्षिण चीन सागर पर कब्जा चाहिए, चीन को अमेरिका पर जीत चाहिए। शी जिनपिंग बेतहाशा दौड़ रहे हैं, बिना इसकी परवाह किए कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का काम ही उनका मकसद होना चाहिए। जहां चीन को रोजी रोटी चाहिए, वहां पानी पर कब्जा और ताइवान पर प्रभुत्व से चीन की जनता का शायद ही भला हो। यकीन नहीं आता तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत किए गए कामों की लिस्ट देख लें, जो क्रूर कानूनों से नहीं, संविधान में उल्लेखित नियमों से चलते हैं। और अब बात एक नए बम की, जो बहुत जल्द जेलेंस्की को मिलने वाला है। इसकी सप्लाई करने वाला व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुतिन का खौफ ऐसा है कि जेलेंस्की का दोस्त भी उनकी रेंज में आ गया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए जेलेंस्की को मिलने वाले नए बम से मॉस्को में आखिर कैसा डर फैला है। नया बम कैसा होगा? नया बम संजीवनी होगा। नया बम युद्ध का द एंड होगा। ज़ेलेंस्की को मिलने वाला है एक नया बम, क्योंकि बाइडेन ने तमाम नाराजगी के बावजूद ज़ेलेंस्की को एक नया बम देने का प्लान तैयार कर लिया है। बाइडेन ज़ेलेंस्की को क्या देने जा रहे हैं, यह बहुत सीक्रेट है, लेकिन इसकी एक खुफिया जानकारी हाथ लगी है। पेंटागन का प्लान बहुत खतरनाक है और जो सीक्रेट बात पता चली है उसके मुताबिक बाइडेन ज़ेलेंस्की को हाइमर्स से भी पावरफुल बम देने जा रहे हैं। इस बम को लेकर एक बहुत खुफिया वीडियो देखिए। बाइडेन ने इस रॉकेट वाले बम को बहुत छुपा कर रखा हुआ था। अब यह बम सबके सामने लाने की तैयारी है, लेकिन बाइडेन इस नए हथियार पर खामोश हैं। इसकी वजह बताएंगे, पहले देखिए इस रॉकेट वाले बम का वीडियो। जो 3 कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, ये है अमेरिका का वो हथियार जिसकी तलाश ज़ेलेंस्की को भी थी, लेकिन बाइडेन नहीं चाहते थे कि ये ज़ेलेंस्की को मिले। लेकिन जब पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की कैपिटल सिटी को खतरे में डाल दिया, तो बाइडेन ने अपना पिटारा खोलने का फैसला किया है। खेरसौन में हुए ताजा हमलों में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को क्या नुकसान पहुंचाया है, वो अब निप्रो नदी पर बने इस पुल का हाल देखकर अंदाजा लगाइए। पुतिन ने यहां इतने गोले बरसाए कि ये पुल पूरी तरह तबाह हो गया। पुतिन की सेना जब निप्रो नदी के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रही थी, तब वो खेरसौन में ऐसी ही तबाही मचा रही थी। इस पुल का हाल यूक्रेन में युद्ध का सबसे ताजा हाल बयान करता है। Херсон – це може бути зараз Маріуполь номер 2. І зараз потрібно вивезти побільше людей, бо зараз будуть обстріли, а також нема світла, нема толком води, нема їжі. Потрібна допомога. Потрібна допомога в ліках, потрібна допомога в лікарнях. Це дуже зараз потрібно людям. Повинні ми зараз максимально зробити все, щоб наші люди... इस पुल की तस्वीरें जब ज़ेलेंस्की को मिली, तो उन्होंने इसे वॉशिंगटन डीसी को भी भेजा।
ताकि अमेरिका को एहसास हो कि यूक्रेन पुतिन के कैसे गुस्से का शिकार बन रहा है। उन्होंने बाइडेन से कहा कि अब उनको नए बम की जरूरत है और बाइडेन ने उस पर हामी भर दी। यूक्रेन को अमेरिका से ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम 2023 की शुरुआत में मिल सकता है। ये बम एक तरह से GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम होता है जो M26 रॉकेट मोटर में फिट किया जाता है। ये हथियार कैसा है, इसकी खासियत क्या है, इसकी ताकत क्या है, पुतिन को इससे कैसा खतरा होगा, इन सब बातों का जवाब दिया जाएगा। पहले ये जान लीजिए कि इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि ऐसे 5-6 हथियार और हैं जो बाइडेन के पिटारे में बंद हैं और जल्दी ही ऐलान हो सकता है कि ये हथियार यूक्रेन को ट्रांसफर किए जाएंगे। 9 महीने में यूक्रेन के अंदर इतने बम बरसे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने हिसाब रखना छोड़ दिया है। लेकिन बाइडेन के पास हर गोले का अकाउंट है और यही वजह है कि वो ज़ेलेंस्की से बहुत नाराज हैं। अमेरिकी मीडिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लगता है बाइडेन और ज़ेलेंस्की में दूरी बढ़ने लगी है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली ये कि बाइडेन को यकीन है कि ज़ेलेंस्की ने पोलैंड में गिरी मिसाइल को लेकर उनसे झूठ बोला। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के गोला बारूद का गोदाम अब ज़ेलेंस्की के युद्ध की वजह से खाली होने लगा है। बाइडेन के पास कितने दिन के हथियार बाकी हैं, इस रिपोर्ट में आपको अमेरिका के बारूदी गोदाम की 100% रिपोर्ट मिलेगी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बाइडेन की टेंशन की बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से अमेरिका का हथियारों वाला स्टॉक खाली होने लगा है। इस बात से बाइडेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनके सामने चैलेंज अब अपना गोदाम भरने का है जो आसान नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से लगातार हथियार की डिमांड जारी रखी। वो बार बार कहते रहे कि यूक्रेन के पास बम खत्म हो गए हैं और उनको तो अभी रूस को खदेड़ने के लिए और धमाके चाहिए। Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затища, але це не затища. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною. Уся. नया बम मिलने के बाद दबाव ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन पर कम होगा क्योंकि उनके हथियार वाले स्टॉक को बड़ी राहत मिलेगी। अगर ज़ेलेंस्की एक महंगे हथियार के मुकाबले एक सस्ते हथियार से काम चला लेते हैं और पुतिन को उतना ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नए बम वाले रॉकेट्स में सिर्फ GBU-39 बम की कीमत 32 लाख रुपए है, जबकि इसमें लगने वाली M26 रॉकेट मोटर इतनी महंगी नहीं है। ये रॉकेट अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरता है। आप इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी कह सकते हैं। इसके मुकाबले हाइमर्स का रॉकेट 80 लाख रुपए का है, यानी ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब के मुकाबले ये 2.5 गुना महंगा है। देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने वाले हैं जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि महंगा होने के बावजूद अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हाइमर जैसा बहुत ही बेहतरीन हथियार दिया है। इसी हाइमर्स की वजह से ज़ेलेंस्की ने पुतिन को खेरसोन से खदेड़ दिया। अमेरिका ने अपनी हाइमर्स रॉकेट वाली फैक्ट्री को दिन रात काम करने का ऑर्डर दिया ताकि ज़ेलेंस्की 24 घंटे रूस की सेना पर बमबारी करते रहें। हाइमर्स में जो रॉकेट दागा जाता है वो 90 किलो वजन का होता है। अमेरिका में ऐसे 4600 रॉकेट हर साल बनाए जाते हैं, जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक अमेरिका ऐसे 5000 रॉकेट यूक्रेन को सप्लाई कर चुका है। इसके मायने ये हैं कि अमेरिका के पास अब खुद ऐसे लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट की कमी हो रही होगी। इसमें कोई शक नहीं, बाइडेन पर बहुत ज्यादा दबाव है।
वो अमेरिका के हथियारों का स्टॉक भी पूरा रखना चाहते हैं और उनके सामने ज़ेलेंस्की को नए हथियार सप्लाई करने की भी मजबूरी है। ऐसे में बाइडेन ने यूक्रेन को नया रॉकेट सप्लाई करने का प्लान तैयार किया है। जब ज़ेलेंस्की बाइडेन से नए हथियारों का इंतजार कर रहे हैं, तब उन्होंने नेटो पर भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है और यहाँ नेटो हेडक्वार्टर्स के बाहर देखिए क्या हो रहा है। ये ज़ेलेंस्की वाला प्रेशर है जो यूक्रेन से जुड़ी संस्था अब नेटो पर डाल रही है। Outside of NATO headquarters, its organization Promote Ukraine, who gathered people, and we are here to ask for, first of all, to thank for all of the help that has been already given to Ukraine by the NATO member states. But also, we've seen how much energy infrastructure has been destroyed in Ukraine, and we need more air defense systems. पुतिन को लेकर नेटो बहुत ज्यादा परेशान है। नेटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नेटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा पहले से शीशे की तरह साफ है। ब्रिटेन से यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल मिल चुकी है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाले इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ज़ैवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले हैं। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों न हो चुका हो, ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। Через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка убила мільйони людей у 20 столітті. Спеку Україні, всій Європі. अपनी नेपच्यून मिसाइल से ज़ेलेंस्की पहले से ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्को डुबो चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसी ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन ने आगे बढ़कर यूक्रेन को स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की भी पेशकश की है। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। And as a result, the energy infrastructure, people, civilians are without electricity, without light, without energy, without heating. So we really need more air defense systems and to protect our civilians and to survive the winter. So thank you for all the help, but we need more air defense systems. वैसे सवाल अब आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठने लगे हैं, जो यूक्रेन को जर्मनी से मिला है। ऐसे 4 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को अक्टूबर में डिलीवर किए गए थे, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि उसके पास इस सिस्टम की मिसाइल का स्टॉक खाली होने लगा है। दरअसल पुतिन ने पिछले 1 महीने में क्रूज मिसाइल और ड्रोन से इतने हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की को यह सिस्टम 24 घंटे फायरिंग मोड में रखना पड़ता है और एक टारगेट को तबाह करने के लिए 2 मिसाइल फायर करनी पड़ती है। आइरिस-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है। ये जर्मनी का सबसे हॉट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम माना जाता है। आइरिस-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस ने अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए थे। कहा गया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के विमानों का यूक्रेन में उड़ना मुश्किल कर देगा। ये कीव और खार्किव जैसे शहरों को रूस की बमबारी से बचाएगा। इसकी जद में आने वाले रशियन एयरफोर्स के किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन का बचना आसान नहीं होगा। लेकिन अब इसकी मिसाइल खत्म हो रही है और ज़ेलेंस्की बहुत टेंशन में है। Please don't think twice. Poland already proposed for these systems to be sent to Ukraine.
please send the Patriot systems and other air defense systems to Ukraine. Ukrainians have shown that they are able to destroy a lot of these missiles, but we still don't have enough these air defense systems. IRIS-T जर्मनी का सिस्टम है, लेकिन इसमें अमेरिका की एमरम मिसाइल इस्तेमाल होती है। इसलिए ज़ेलेंस्की को ना सिर्फ जर्मनी बल्कि अमेरिका से भी हथियारों की गुहार लगानी होगी। कुल मिलाकर नेटो से यूक्रेन को हथियारों की खेप आती रहेगी जब तक बाइडेन नहीं चाहेंगे। इस पर ब्रेक लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसलिए यूक्रेन के युद्ध में हथियारों वाला खेल बहुत तेजी से जारी है और जब तक नेटो यूक्रेन के मिलिट्री गोदाम को भरना जारी रखेगा, ज़ेलेंस्की के तेवर भी चढ़े रहेंगे। वैसे चाहे हाइमर्स हो या फिर IRIS-T जैसे हथियार, क्या इतनी फायर पावर पाकर भी ज़ेलेंस्की पुतिन का कुछ बिगाड़ पाएंगे? ज़ेलेंस्की को हथियार हर किस्म के मिल रहे हैं, लेकिन डॉनबास में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठप वाले स्टेटस के साथ रुकी हुई है। उन्होंने चाहे खेरसॉन में रूस को पीछे कर दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।